और सेल्स को लेकर के एजुकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी सब फीके हैं। अगर कस्टमर आ गया, कैसे आया, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मार्केटिंग को मैं 99 नंबर देता हूँ कि मार्केटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि कस्टमर बहुत ज्यादा आएंगे तो सेल्स अपने आप भी हो जाती है। मैंने आज मैं जब ये प्रिपरेशन कर रहा था आपको पढ़ाने के लिए, तो एक राइटर रॉबर्ट कॉवास्की का एक कोट था कि दुनिया में 100% कोई भी व्यक्ति परफेक्ट सेल्समैन नहीं हो सकता। अगर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कोई सेल्समैन भी कहीं पे आ जाए तो वो 100% सेल्स नहीं कर सकता। तो फिर मुझे निराश हो जाना चाहिए। दुनिया के अंदर कितना भी गधा आदमी हो, 1% सेल्स तो वो कर ही लेता है। बस ये 1% से और 100% के बीच का जो अंतर है, अगर ये आपको समझना है तो मेरे को लगता है कि आपको इस मीटिंग में होना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में आपको अचीवमेंट चाहिए तो वो सब करो जो सेल्स के लिए। मैंने व्यंग करना, मैंने भय दिखाना, मैंने बदतमीजी करना, ये सब छोड़ दिया है। और मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ कि आप जो काम करते हो अपने उस काम से प्रेम करो सर। अगर आप रियल एस्टेट का बिजनेस करना चाहते हो तो इसको प्रेम करो, और प्रेम में डूबा व्यक्ति को कुछ और दिखाई नहीं देता, अन्यथा फिर ये काम मत करो। सेल्स इतना ताकतवर हथियार है। मैं सेल्स के बारे में इतना बता सकता हूँ कि दुनिया में जो भी रिचेस्ट लोग हैं, जो भी धनाढ्य लोग हैं, वो सेल्स के ही बने। मैं सेल्स के बारे में ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे आज मेरा सब कुछ छीन लिया जाए तो अगले 1 साल से 2 साल में मैं वापस इसी जगह पे आ सकता हूँ। ये सेल्स की ताकत है। अगर मुझे दोबारा कोई जन्म दिया जाए और मुझे कहा जाए कि तुम्हें क्या बनना है, तो मैं कहूंगा मैं एक सेल्समैन बनना चाहता हूँ। सेल्स दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। अगर सेल्स नहीं सीख सकते और सेल्स का अनुशासन अगर आपके अंदर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं बन सकते। अपने काम से प्यार करने से पहले आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा, खुद के एटीट्यूड को समझना पड़ेगा। और मैंने एटीट्यूड के बारे में जंगल के 2 लोगों के बारे में पढ़ा, और मैंने बहुत दिनों से मैंने छोटे छोटे अभ्यास अभी 1-to-1 मीटिंग्स में किए कि सेल्स के अंदर और जीवन के अंदर अगर आपको राजा बनना है तो क्या आवश्यक है, और उस आवश्यक गुण का नाम है एटीट्यूड। अगर एटीट्यूड को समझना है तो जंगल के शेर से समझो जो जानवरों का राजा है। एटीट्यूड से समझना है तो बात से समझो जो आकाश में पक्षियों का राजा है। दोनों में सिर्फ एक फर्क है। और जो सेल्स में सफल व्यक्ति है उस व्यक्ति को देखना, उसके अंदर भी एक अलग प्रकार का एटीट्यूड होता है। मैं 3 लोगों की बात कर रहा हूँ। पहली बात है एटीट्यूड के एग्जाम्पल शेर, बाज, और तीसरा होता है सेल्समैन। अब सेल्समैन कंपनी का एमडी है, कंपनी का डायरेक्टर है, कंपनी का लीडर है, या कंपनी का एक एसोसिएट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क करना है तो क्या एटीट्यूड। जंगल में जो शेर होता है उसका एटीट्यूड कैसा होता है, मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। क्या उससे ज्यादा बुद्धिमान लोग से जंगल में नहीं है या नहीं है? शेर से जंगल में बुद्धिमान लोग हैं, भेड़िया, लोमड़ी, खरगोश, ये उससे चतुर, चालाक, चपल है। क्या उससे फुर्तीले लोग नहीं है? क्या उससे हिंसक लोग नहीं है? क्या उससे ताकतवर लोग नहीं है? क्या उससे इंटेलिजेंट लोग नहीं है? लेकिन उसके पास क्या है? उसके पास है एटीट्यूड। और जब वो उठता है तो उसे पक्का पता होता है कि मेरा लंच फिक्स है, मेरा डिनर फिक्स है और मेरा भोजन फिक्स है, क्योंकि जब मैं जंगल से अपनी मान से निकलूंगा तो मेरा जीतना फिक्स। इस एटीट्यूड को क्या कहेंगे? एटीट्यूड तो सब में होता है, लड़कियों में भी बहुत एटीट्यूड होता है। हमारे कई असफल लोगों में भी बहुत एटीट्यूड है। जितेंद्र जी को हम क्या समझते हैं, हमारे डायरेक्टर को हम क्या समझते हैं, लीडर को क्या समझते हैं? ये एटीट्यूड अच्छा नहीं है। एक एटीट्यूड मैंने जो बोला उसको समझा रहा हूँ, वो एटीट्यूड है विनिंग एटीट्यूड। क्या है? वो तो पहले से ही सोच के बैठा है कि जीतना तो फिक्स है, ये तो सिर्फ मुझे केवल अपना कार्य करना है, बाकी जीत तो मेरी है। वो अपने लंच को फिक्स करता है, अपने डिनर को फिक्स कर लेता है, अपनी जीत को फिक्स करके फिर काम शुरू करता है। यही स्थिति उससे ताकतवर जानवर हाथी की बताता है। हाथी क्या करता है? हाथी ये सोचता है शेर को देख करके कि मैं इसके द्वारा खाया जाऊंगा। ये क्या कहते हैं? लूजिंग एटीट्यूड।
मैं सिग्मा में काम कर रहा हूँ, मैं कंपनी में रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ, मेरी तो हार तय है। मैं तो पता नहीं जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा। अगर शेर जैसा एटीट्यूड हो कि आई एम बोर्ड, मेरा जन्म ही जीतने के लिए हुआ है, इस आदत को जीवन में धारण करने के लिए मुझे लगता है कि अभ्यास की जरूरत है। और अभ्यास कैसा कि आई एम ऑलवेज बोर्न फॉर विन, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ, मेरा जन्म ही सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए पैदा हुआ है। अगर ये एटीट्यूड है, ये सोच है, जंगल के अंदर शेर से ज्यादा लोग बड़े ताकतवर बुद्धिमान होते हुए भी वो इसलिए जीत पाता है कि वो अपनी जीत सुनिश्चित करके और फिर अपना काम शुरू करता है। और बाकी लोग जब उसके सामने होते हैं तो वो लोग अपनी हार सुनिश्चित करके बचने के लिए भागना शुरू करते हैं। ऐसा ही इस सेल्स इंडस्ट्री के अंदर है। ऐसा ही मैं बात से समझा सकता हूँ। बात जो होता है वो अपनी जीत पहले ही सुनिश्चित मानता है। क्या उससे ताकतवर, उससे भारी, उससे नुकीले, उससे तीक्ष्ण और जानवर पक्षी नहीं होते हैं, लेकिन उसका अपना नजरिया अलग होता है। उसकी जो एटीट्यूड है, उसका जो जज्बा है वो अलग प्रकार का होता है। जो जीत का जज्बा है वो ही एक व्यक्ति को अच्छा सेल्समैन बना सकता है। आप लोगों के दिमाग में भी इसी तरह की सेल्स के प्रति, कंपनी के प्रति, अपने प्रति यही मानसिकता होनी चाहिए कि निश्चित रूप से मैं जो काम कर रहा हूँ वो बहुत बेहतरीन काम कर रहा हूँ और मेरे को कोई भी कस्टमर, मैंने जिन लोगों को यहाँ सेल करते देखा है, मैं उन लोगों के अंदर एक बहुत ही अलग प्रकार का जुनून देखता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि ये व्यक्ति सेल करेगा। मेरे 60 से 70% अजम्पशन सही जाते हैं, क्योंकि मैंने एज ए ट्रेनर, एज ए कोच मैंने ये पढ़ाया है लोगों को कि आपके जीवन में आपका एटीट्यूड अगर जीत का है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको मैं इसी के साथ साथ एक चीज और पढ़ाना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में आपकी आदतें, आपकी हैबिट, आपका माइंडसेट, बहुत सारे ऐसे गुण हैं एटीट्यूड के साथ साथ जो एक अच्छा सेल्समैन बनाते हैं। ऐसे 20-25 गुण हैं जो आपको एक अच्छा सेल्समैन बना सकते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि मेरे में क्या क्या होना चाहिए, और कुछ लोगों को पता होने के बाद में उसको अभ्यास नहीं करते हैं। एजुकेशन वेरी मस्ट, लेकिन एक्सपीरियंस उससे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको एजुकेशन नहीं है, आपको ट्रेनिंग नहीं है, तो आप उस काम को करने में हिचकिचाहट करेंगे। क्या शेर के बच्चे को उसकी माँ ट्रेनिंग नहीं कराती होगी ना? अपनी माँ से, अपने पूर्वजों से, अपने लोगों से वो एटीट्यूड सीखता है। घबराने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में भी इस तरह के एटीट्यूड आपको ट्रेनिंग से आ सकते हैं। आपके जीवन में जो आप सोच रहे हो वो कैसा सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो या नेगेटिव सोच रहे हो? पॉजिटिव थिंकिंग एक बहुत सिंपल सा हथियार है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। आपके जीवन में सदैव सकारात्मक विचार आने चाहिए। आप विजिट कराने से पहले अगर आपने ये तय कर लिया पता नहीं कस्टमर लेगा या नहीं लेगा, तो जो शंका है, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जिसके मन में शंका उसके मन में पूरी लंका। अगर शंका करते हो खुद पर, अगर खुद के माइंड पे बहुत सारी शंका रखते हो, तो निश्चित रूप से आपको सेल्स में एटीट्यूड क्रिएट करने में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। आपका जो एटीट्यूड है वो आपके खुद के एनालिसिस से बनता है। खुद के अंदर क्षमताएं नहीं है तो क्या क्षमताएं बढ़ाई जा सकती हैं या नहीं? अगर आपके अंदर कोई चीज की कमी है, आपके अंदर कोई चीज की नॉलेज कम है, आपके अंदर किसी सेल्समैन बनने के लिए आपका सेल्फ एवल्यूएशन कमजोर है, तो आपका एटीट्यूड बन नहीं पाएगा। राइट और रॉन्ग? अगर आपको कुछ लोग रोजाना आके ये कहें नहीं अर्पित जी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं सर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करेंगे? आपको डिमोटिवेशन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिनके एटीट्यूड बड़े होते हैं वो जिद पे अड़े होते हैं और अपने लक्ष्य के लिए जीत हासिल करके फिर खड़े होते हैं। काम बाद में करते हैं, वर्क बाद में करते हैं, लेकिन उनके मन में शंका नहीं होती है जीत तो मेरी होगी। 97% का रेशो है जिन्होंने जो भी लड़ाई, जो भी लक्ष्य, जो भी टारगेट, जो भी मंजिल हासिल करने के लिए यात्रा करते हैं वो 2 बार में जीतते हैं। कैसे जीतते हैं? एक बार में वो मन में डिसाइड करते हैं और एक बार में वो करके उसको हासिल करते हैं। इसलिए विनिंग एटीट्यूड के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है वो शंका है। यार मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो इतना फंड नहीं है,
मैं तो मैनेज नहीं कर पाऊंगा। पर मैं ये कहता हूँ, अगर सेल्स में विनिंग एटीट्यूड है, जीतने का जज्बा है, तो आपके लिए ना धन बस और बस केवल माइंडसेट काम आता है, आपका विचार काम आता है, आपकी एजुकेशन काम आती है, आपका पॉजिटिव थिंकिंग काम आता है, और किसी गुण की जरूरत नहीं है। और एक महत्वपूर्ण गुण है स्व अनुशासन। शेर भी जब जंगल में शिकार करता है तो उसके अपने अनुशासन है, उसके अपने पूर्व तैयारियां हैं, उसे पता होता है मैं जीतूंगा, लेकिन उसे हारने का भी सर्वाधिक डर खुद ही को होता है, पता है इस बात का। लेकिन उस डर को, उस जज्बे के कारण, डर बढ़ा या जज्बा बढ़ा, डर तो उसको होता है कि कहीं मैंने उसके पीछे जंप लगाया और जंप कम रह गया और मैं खाई में गिर गया तो होता होगा ना, या नहीं होता है। लेकिन उन सब चीजों को वो बैलेंस करता है स्व अनुशासन से, खुद की साधना से, खुद के, उससे बलशाली भी लोग बहुत होते हैं, लेकिन वो ये तय करता है कि मुझे इस सफलता तक पहुंचने के लिए ये डर भी रखना है, ये टेंशन भी रखनी है, ये शत्रु भी हो सकते हैं, उसके लिए वो प्लानिंग करता है। एटीट्यूड के बाद दूसरे शब्द को बढ़ा रहा हूँ, उसका नाम है प्लानिंग। सर, आप सभी किसी ना किसी अच्छे परिवार से, अच्छे संस्कारों से, अच्छी घर से आए, लेकिन आपकी अगर किसी काम को करने की प्लानिंग अच्छी नहीं है, किसी काम को करने का एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है, किसी काम को करने का एटीट्यूड अच्छा नहीं है, किसी काम को करने की मानसिकता ठीक नहीं है, माइंडसेट ठीक नहीं है, तो क्या उस काम को आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर शेर से सीखें, 23.5 घंटे भाई साहब जंगल में नहीं रहता है, 23.5 घंटे अपनी मांद में रहता है, और आधे घंटे जब जंगल में भाई साहब रहते हैं तो क्या गजब का प्लानिंग होगी उनकी। आज मुझे लंच फला जानवर का करना है तो शायद भाई साहब फला ही जानवर का। अगर आपको एटीट्यूड के बारे में, अपने गुणों के बारे में, अपनी आदतों के बारे में, अपने व्यवहार के बारे में, अपने माइंडसेट के बारे में पता नहीं होता है तो आप सेल्स के लिए रेडी नहीं। और सेल्स को पढ़ने के लिए, सेल्स बेसिकली साइंस है। मैंने पिछले 20 से 22 साल में यही पढ़ा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैंने भी ये सोचा कि यार मुझे अपने आप को अपडेट करना चाहिए। मैं ये दोनों भी पढ़ाऊंगा। और एक तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण है, आप जिनके विजिट के बाद रिजल्ट नहीं आ रहे, आप जिनके कस्टमर बहुत ओके करके भी आपको सफलता नहीं दे रहे, वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। सेल्स एक आर्ट कैसे? सेल्स एक आर्ट है। आपने नसरुद्दीन का नाम सुना है? कौन है नसरुद्दीन? एक कलाकार है। ये सिनेमा का जो रंगमंच के कलाकार होते हैं उनमें एक अच्छे, ओमपुरी का नाम सुना है? ये बेसिक्स से डेवलप होकर के हीरो बने। कुछ लोग जैसे रणवीर कपूर है, सलमान खान है, ये उस तरह के लोग हैं जो सीधे अपने द्वारा इंडस्ट्री पे थोपे हुए हैं और यहाँ सीखा है। वो लोग, मैं ये कहूंगा कि साइंस, आप में से कुछ लोग 1 महीने पहले आए हैं, कुछ लोग 15 दिन पहले आए हैं, कुछ लोग 4 साल से भी कंपनी में। जो आर्ट है वो एक बेसिक फंडा है जो कई दिनों बाद बहुत स्लो समझ में आता है। दुनिया में ये समझ में आने की चीज है कि आर्ट सेल्स जो है वो सबसे नियामक, सबसे आवश्यक और सबसे जरूरी इस अर्थव्यवस्था को चलाने का तंत्र है। तो जो सेल्स के बेसिक रूल है, डिमांड एंड सप्लाई। किसी को भूख लगी है वो होटल ढूंढेगा, किसी को मकान चाहिए वो मकान ढूंढेगा, किसी को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए वो उसकी डिमांड करेगा। तो मार्केट की जिम्मेदारी है कि उसको सप्लाई देगा। जहां डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, रेट बढ़ जाते हैं। जहां डिमांड और सप्लाई बराबर है वहां धीरे 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 सब चलता है। रियल एस्टेट एक ऐसी डिमांड का प्रोडक्ट है जो दुनिया में जब जब भी इंसान रहेगा, रियल एस्टेट के व्यापार की रोटी, कपड़ा और मकान जो सबसे ज्यादा आवश्यक, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसके लिए ये जो आर्ट है, डिमांड, जो हम सब लोग जानते हैं कि यार किसी को लेना होगा तो ले लेगा, किसी को जरूरत है तो ले लेगा। मैं आप में से ज्यादातर लोगों को सिर्फ ये जो वातावरण बना हुआ है, ये जो आप सीख करके आए हैं, छोटे छोटे बस नुस्खे कि यार सर ये मकान है, ये दुकान है, ये प्लाट है, ये पंखा है, ये ट्यूबलाइट है, एक सामान्य सी जो वस्तु स्थिति को आप क्रिएट कर लेते हैं और आप एक सेल्समैन का किरदार निभाने के लिए तैयार हैं। सर मैं सेल्समैन,
आपको सेल्समैन जैसा कुछ आता नहीं, तो आप क्या करेंगे? बस एक कलाकार बन जाएंगे, कपड़े पहन लेंगे, ड्रेस कोड लगा लेंगे, चिल्ला चिल्ला के मर गया। ड्रेस कोड होना चाहिए, ड्रेस कोड होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। व्हाट इज प्रोफेशनल? केवल जोकर के कपड़े पहनने से, केवल हीरो के कपड़े पहनने से, स्पाइडरमैन के कपड़े पहनने से आप केवल आर्ट है वो कि आप एक सेल्समैन हैं। बस इसके अलावा आपने टेक्निकली, साइंटिफिकली, और मैं तीसरा जो चीज पढ़ाने वाला हूँ उसकी तरह से आप कुछ कर नहीं पाए। आपकी सेल कितनी आएगी साहब? आप 5% से ज्यादा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। केवल आपने तय कर लिया कि सेल्स में बहुत पैसा है, सेल्समैन बन जाता हूँ, और उसके लिए एक ड्रेस पहननी होती है, एक माइंड सोच बनानी पड़ती है कि सेल्समैन क्या करते हो? रिजल्ट आएंगे 5%। बेचने की कला, बेचने की कला क्या है? ये एक बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आप किसी ग्राहक को एक छपड़ी में डाल करके सब्जी बेचने जाएं, सब्जी ले लो, पहले आते थे गाँव में लोग, गेहूं के बदले सब्जी, कपड़ों के बदले सब्जी, टूटे फूटे स्क्रैप के बदले में सब्जी, क्या वो सब्जी अपने रेट में बिक पाती? फिर इसको एग्जांपल से समझाऊं। आपने गुड़ खाया है, अगर गुड़ ठेली पे खुला रखा है, गाड़ियां जा रही हैं, आ रही हैं, मक्खियां भिनभिना रही हैं, उस गुड़ की क्या कीमत होगी साहब? 20 होगी, 20 रुपए कह रहे हैं। अगर किसी गुड़ वाले ने आगरे के पेठे की तरह उस पर पन्नी लगा रखी है और ढक रखा है, उस गुड़ की क्या कीमत होगी साहब? 40 रुपए। अगर गुड़ की दुकान पे किसी किराना स्टोर पे गए और किसी बॉक्स में छोटे छोटे लड्डू जैसा, मैंने तो 10-15 साल से देखा है, पहले गुड़ के डड़े आते थे, छोटे छोटे लड्डू जैसे गुड़ है, किराना स्टोर में गए, गुड़ का क्या भाव सर? 45। अगर किसी डी मार्ट में और किसी ऐसी कंपनी में गए जहां पे बहुत अच्छे से गुड़ रखा है, एसी चल रहा है, लाइटें जल रही हैं, माहौल बना हुआ है, गुड़ का क्या भाव साहब? और बाबा रामदेव जी ने गुड़ पे लिख दिया ऑर्गेनिक गुड़, केमिकल रहित गुड़, लाइफ में हाइजेनिक गुड़, और 15 रुपए की 1 किलो पे अच्छी पन्नी में पैक करके, और उसका नाम इंडियन जागरी लिख दिया। यू नो अबाउट गुड़ को अंग्रेजी में जागरी कहते हैं। अगर जागरी लिख दिया और पन्नी में पैक कर करके और रख दिया, गुड़ की क्या कीमत साहब? 150। ताली बजाओ सकती है सर। मेरी निवेदन है, यही आर्ट है। आप खुद की कीमत अगर बढ़ा लेते हो, एक जोकर रंगमंच पे काम करने के लिए 500 रुपए में आ जाता है, एक कलाकार 5000 में आता है, और एक कलाकार कपिल शर्मा को लाएंगे तो कितने में आएगा? 2.5 करोड़। क्या हुआ ये? कौन डिसाइड करता है? खुद की कीमत बढ़ाने की आर्ट अगर आपको आ गई, खुद के प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाने की आर्ट अगर आपको आ गई, आपको नहीं लगता है आपके अंदर वो आर्ट हो सकती है जिससे आप गुड़ से नाली पे, रोड पे, गली के मोहल्ले पे बैठे रखे गुड़ से और जागरी बनने की यात्रा, एक सामान्य से अदाकार से एक सेलिब्रिटी बनने की यात्रा, एक सामान्य से सेल्समैन से बनके एक बड़ा सेल्समैन बनने की यात्रा आप हासिल कर सकते हो। तो क्या है वो? आर्ट। और मेरी बात सुन लेना, दुनिया के अंदर सर्वाधिक बेस्ट तरीका, अगर एक अच्छे आर्टिस्ट हो, अच्छे कलाकार हो, जब तो कहते हैं आप अगर किसी को विजिट करा के आए और वो पीछे से बोलता है आदमी तो बड़ा कलाकार है, बोलते हैं आपके लिए तो क्या बोलते होंगे, लेकिन जिन लोगों के लिए बोलते हैं उनको फीलिंग पहले आ जाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि जब वो किसी को विजिट कराएंगे। कल का एक एग्जांपल है, मैं हमारे डायरेक्टर बटकर साहब के साथ था और एक जीएसटी कमिश्नर था रंजना, वो कितना प्रभावित हुआ और उसने कहा कि यार आप आदमी तो कोई गजब के हो, आदमी तो कोई शानदार हो, आर्ट अपना स्किल, अपना माइंडसेट अपनी ये दिखानी पड़ेगी। क्या आप कलाकार बन सकते हैं? क्या मैंने आपको सेल्स की आर्ट जो है वो सिखाई? क्या आपको समझ में आया कि आप ही वो व्यक्ति हो जो लाखों करोड़ों रुपए में बिक सकते हो? राइट और रॉन्ग? आपने तय कर लिया कि मेरी कीमत आज से 1 लाख रुपए महीने की है, तो आपको कोई 20,000 का बना सकता है, लेकिन 1 लाख की कीमत के लिए उसके ऊपर जो पॉलिथीनाइजेशन है, उसके ऊपर जो फैब्रिकेशन है, उसके ऊपर जो मुलम्मा है, वो लगाना पड़ेगा सर। आप रेडी हैं? Yes. आप चेंज करेंगे खुद में? Yes. आपको चेंज करना ही चाहिए। Yes.
आपको ये आर्ट, ये ऐसा कलाकार बनना ही चाहिए। और उस बनने के लिए सेल्स जैसा एटीट्यूड, और मैंने हमारा महामंथन था उसके अंदर एक पीपीटी पढ़ाई थी। अगर मैं इस आर्ट को पढ़ाता हूँ थोड़ी देर, ये सेल्स का चक्र है जिसमें 95% लोग फेल होते हैं। आपको मैं अचंभा बता रहा हूँ कि सेल्स के अंदर 95% लोग फेल होते हैं। क्या कोई व्यक्ति मकान खरीदने आया, वो मकान मजाक करने आया? आपको लगता है आपकी कंपनी में 100 विजिट हो रही हैं, सभी लोग आपसे मजाक करने आए? सर, मजाक आप कर रहे हो, गलतियां आप कर रहे हो। इस 1.5 घंटे की ट्रेनिंग के बाद आपको रियलाइज हो कि वास्तव में आप गलतियां कर रहे हो, तो फील करना आपकी उस प्रोजेक्ट के प्रति। सेल्स के लिए 2 चीजें आवश्यक है, लिख लो, कन्विक्शन और प्रोडक्ट नॉलेज। जो सेल्समैन बनना चाहते हैं उनको अगर प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो आप सेल्समैन नहीं बन सकते। और प्रोडक्ट की नॉलेज एक दिन में चमत्कार नहीं होगा। इसके लिए चाइनीज बम्बू की एक थ्योरी है। 6 माह तक तो भाई साहब जमीन से बाहर नहीं आते। चाइनीज बम्बू 6 महीने तक, शुरुआत में जब उसको नई जगह लगाते हैं तो वो 1 इंच भी ग्रोथ नहीं करता। रियल एस्टेट के व्यापार में, सेल्स में जो व्यक्ति काम करना चाहते हैं, मैं आपको मेरे बारे में बताऊं कि 2008 में मैं एक अच्छा ट्रेनर, फेमस ट्रेनर था। मेरे को लाख रुपए महीने के मिलते थे, लेकिन जब मैं सूरज जी सेल्स में आया तो मेरे को भी 6 महीने लगे। मैं और एग्जांपल बताता हूँ, हमारे सूरज जी आए तो उनको भी 3, 4, 6 महीने लगे। हमारे उमेश जी आए जो ऑलरेडी किसी इंडस्ट्री में बड़े पदों पे थे, उनको भी टाइम लगा। लेकिन 6 महीने बाद अगर आपने शिद्दत से काम किया है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का जो सेलिंग प्रोडक्ट है, वो आपका प्रोडक्ट आपको नॉलेज हो जाता है। और उस प्रोडक्ट का नॉलेज होने के बाद अगर उस प्रोडक्ट के कन्विक्शन नहीं है आपको, कैसे जागरी 150 रुपए किलो है, अरे यार 30 रुपए किलो तो है, पन्नी लगा के 40 रुपए किलो हो गया, क्या फायदा करेगा? कंपनियां उसके सेल्समैन को जहां गुड़ बनता है वो दिखाते लाती है कि देखो ये बिना केमिकल के बन रहा है, ये ऑर्गेनिक गुड़ है, ये कंपनी का 50% का मार्जिन होता है, उसी में से मुझे तनख्वाह देती है, उसी में से ऑफिस चलाती है, उसी में से बहुत सारे सहयोगी लोगों को ब्रोकरेज देती है, बहुत सारा वातावरण बनाती है, बहुत बड़े लेवल पर कंपनी आगे प्लानिंग के लिए अपने मार्जिन भी रखती है। अगर आपको कन्विक्शन नहीं है ना, आप खुद कन्विंस नहीं है, तो आप यकीन करना आपसे सेल नहीं होगा। लोग क्या कमा रहे हैं, लोग कैसे कमा रहे हैं, मेरी कंपनी क्या कमा रही है, मेरा सीनियर क्या कमा रहा है, अगर यही बातें आपके दिमाग में घूम रही हैं तो आप कन्विंस नहीं हो। और अगर आपका कन्विक्शन ठीक नहीं है तो भी आप एक सेल्समैन नहीं बन सकते। इस को समझने के लिए एक और मैं आपको मॉडर्न सेल्स का एक एग्जांपल समझाता हूँ, जो मैंने हमारी टीम के कुछ साथियों को सनराइज रिसोर्ट में पढ़ाया था। सेल्स करने के लिए केवल आर्ट क्यों आवश्यक है? आर्ट के लिए कलाकार रंगमंच पे जब प्रदर्शन करने जाता है तो उसका प्रदर्शन कितने देर का होता है दिनेश जी? 1 घंटे का, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे का। आपको पता है वो तैयारी कितने दिन की करता है? रियाज करता होगा, मेकअप करता होगा, उस शहर में जाता होगा, उस शहर में अपनी फीस तय करता होगा, उस जगह के लिए पहले से माइंडसेट तैयार करता होगा। क्या उसकी परफॉर्मेंस और उसकी तैयारी में कितना परसेंट है? तैयारी कितना परसेंट है और परफॉर्मेंस कितना परसेंट है? सर, मैं लखा सिंह से इस बात को कनेक्ट करता हूँ। उसका 1 घंटे का परफॉर्मेंस होता है और वो 2 लाख रुपए लेता है। मेरे ससुराल में मेरे सालाजी लोगों ने बुलाया उनको, 2 लाख रुपए लेता है, लेकिन उसकी तैयारी देखी सामने। उसका एक आदमी 3 दिन पहले आता है, स्टेज वगैरह देखता है, म्यूजिक सिस्टम देखता है, और वो लखा सिंह इस काम के लिए अपनी टीम के साथ रियाज करता है डेली। वो लखा सिंह उस दिन क्या ड्रेस पहनेंगे, एक डिजाइनर, एक वो अलग से है, उसको गाने भी लिखने पड़ते हैं, कौन से क्षेत्र में कौन से गाने चलते हैं, क्या तैयारी करता है। तो आप मुझे बता सकते हैं तैयारी वर्सेस एग्जीक्यूशन, कौन सा काम बड़ा? तैयारी बड़ी। तैयारी से भी बड़ी एक और बात है, प्लानिंग। तैयार तो आपको जाना है, तैयारी और प्लानिंग में कुछ अंतर है। वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ हो गया तो क्या करेंगे? वहां पे अपन गए और पैसा नहीं मिला तो क्या करेंगे? वहां पे अपन गए और परफॉर्मेंस में अपने पास ये सामान
नहीं रहा तो क्या करेंगे, म्यूजिक सिस्टम नहीं रहा तो क्या करेंगे, कोई गायक की आवाज खराब होगी तो क्या करेंगे, कोई तबला मास्टर नहीं मिला तो क्या करेंगे। जीतने की तैयारी, प्लानिंग कितनी बड़ी होनी चाहिए, कोई रेशो बता सकते हैं आप? ये 90 और ये, आप बताइए किसी भी व्यक्ति को शक है कि ये जो 90% तैयारी करके 10% एजुकेशन करा, उस व्यक्ति को असफलता मिलेगी? और आदरणीय भाई लोगों, आप लोग क्या करते हैं? 10% तैयारी और 90% एग्जीक्यूशन पे टाइम देते हैं, वहां जान लगा देते हैं। बस भाई साहब ये तो देख लो मकान, बस भाई साहब ये तो देख लो। भाई साहब को कुछ नहीं, वो पूछ लेता है पानी का टैंक कितने स्क्वायर फीट है, देखो भाई साहब कितने का भी हो, आपको क्या मतलब, आप तो ले। आदरणीय सेल्स के अंदर अकेले बैठ करके 6 महीने तक की तपस्या है। रियल एस्टेट के अंदर जो ये सफल लोग हैं, उनकी तैयारी बहुत जबरदस्त है, उनकी प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त है, उनकी प्लानिंग बहुत जबरदस्त है। ग्राहक आया, ग्राहक के आने से पहले जो प्रोस्पेक्टिंग है वो कितनी, अब इसको 90% को अपन 3-4 हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। पहला है प्रोस्पेक्टिंग, आपका ग्राहक कौन होगा। आपका कोई प्रॉपर्टी है अजमेर रोड पे 2 BHK फ्लैट है, तो आपका ग्राहक कौन कौन होगा बताइए, कौन कौन हो सकता है ग्राहक, बोलो। मेरा बजट 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, उसके ग्राहक कौन कौन होंगे, फटाफट बोलो। नहीं मैं भेज देता हूं आपको डिटेल, आपको ये नहीं पता आपका ग्राहक कौन होगा, काय के सेल्समैन हो, बोलिए। 50 से 70,000 रुपए की सैलरी, लिखो फटाफट। गवर्नमेंट एम्प्लॉई, स्मॉल स्केल बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स, ज्वेलर्स, डॉक्टर्स, सेकंड हाउस, स्मॉल इन्वेस्टर्स। आपको एप्रोप्रिएट कस्टमर का पता होना चाहिए। जितने भी अखबार में ऐड दे रहे हैं स्ट्रगलिंग बिजनेसमैन, अखबार के जो नंबर होते हैं वो इसके लिए 40 लाख के बजट के लिए, 30 लाख के बजट के लिए 20,000 रुपए तक का किराया देते हैं। जिनके पास में गाड़ी कौन सी होनी चाहिए 40 लाख के बजट के लिए, 6 लाख से 10 लाख रुपए की गाड़ी जिनके पास है उनका बजट। तो ये कार ओनर्स डाटा, बैंक बैलेंस, 40 लाख का फ्लैट लेने वाले व्यक्ति के पास बैंक बैलेंस कितना होता है। मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ। बैंक 10% की एलिजिबिलिटी मानती है, तो जिस भी अमाउंट का 10% जितना, उतनी एलिजिबिलिटी का क्लाइंट आपको बैंक डाटा से एग्जैक्ट मिल जाएगा। आप सोच लीजिए आपकी क्षमता कितनी है, आपके बैंक में बैलेंस कितना है। आपको पता होगा 1320 रुपए से लेके 13 लाख रुपए तक, 50 लाख रुपए तक, 1 करोड़ तक आपके बैंक बैलेंस होंगे। उतनी आपकी क्षमता है, उसका 10 गुना आपकी क्षमता है प्रॉपर्टी खरीदने। आज के दिन आपके बैंक में अगर 500 रुपए है तो आप 5,000 की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आपके बैंक में 10,000 है या आपके पास सेविंग है, तो प्रोस्पेक्टिंग पे मेहनत करो। और कितनी % मेहनत करनी है, कितने, आपको पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हो। मुझे पता है कि अगर मुझे 10 दिन में अगले में कोई सेल करनी है तो मैं 90% वहां सफल रहा हूं। मेरे पास लोड बहुत है, लेकिन जहां जहां भी मुझे लगता है कि अगर आपको सही में प्रोस्पेक्टिंग करना आ गया, संभावित ग्राहक कहां है, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब यही है कि मेरे इस प्रोडक्ट का संभावित ग्राहक कौन है। उस कॉलोनी में सबसे ज्यादा अड़ोसी पड़ोसी लोग होते हैं ग्राहक। हम लोग जो भी प्रोजेक्ट हेड बनते हैं, कभी अड़ोस पड़ोस में जाके देखते ही नहीं कि भैया पता नहीं कोई किसी घर में किसी ने कुत्ता बांध रखा हो, शेर बांध रखा हो और गए और खा गया, तो मैं तो मेरी माँ के एक ही हूँ जी, ऐसी तैसी कराई सिग्मा, मैं तो अगले जन्म में सफल हो जाऊंगा, इस जन्म में कोई नहीं हुआ। आस पास की कॉलोनी के लोग भी आपके अच्छे सबसे बेस्ट प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, राइट और रॉन्ग। आप देखना जो बहन है वो ये कोशिश करती है कि उसकी बहन भी उसी कॉलोनी में। आप ऐसे लोगों को टारगेट करो जो आपके रेफरल प्रोस्पेक्ट, आज तक आपने पढ़ा होगा रेफरल प्रोस्पेक्ट भी होते हैं। रेफरल प्रोस्पेक्ट कौन कौन होते हैं, एग्जिस्टिंग क्लाइंट, एग्जिस्टिंग यूजर, एग्जिस्टिंग रेजिडेंट्स, इन पे काम करते ही नहीं। आप नहीं कर सकते, आप बड़े हो तो अपने छोटे छोटे लोगों को, अपने स्टाफ को, अपने सहयोगियों को, अपने प्रोजेक्ट हेड को, अपने L1 को इस काम में लगाइए। अगर आप उस क्षेत्र को जब तक नहीं काम में लेंगे, अखबार में ऐड दे सकते हैं, अखबार में पैम्पलेट निकाल सकते हैं, डोर टू डोर मार्केटिंग कर सकते हैं, कैनोपी लगा सकते हैं, उस क्षेत्र के धोबी, नाई, पान वाला, किराना वाला वो आप अपना सब एजेंट बना सकते हैं। करते हैं अपनी सीमा प्रयास। मैं लीड देने वाला नहीं हूँ,
मैं आपको सिर्फ ज्ञान देने वाला हूँ और प्रेम देने वाला हूँ। आप असफल हो गए तो आपकी अर्थी सजाऊंगा और घर भेज दूंगा, प्यार से रोऊंगा आपके लिए, चिल्लाऊंगा, अरे मर गया पर इसलिए मर गया कि उसने मेरी बात नहीं मानी। ग्राहक प्रोस्पेक्ट में दो तरह के होते हैं, लीड और क्वालिटी। ध्यान रखना, पुल मार्केटिंग में कभी भी 90% केवल इंटरेस्टेड ग्राहक आएगा। दो तरह की मार्केटिंग होती है, पुल और पुश। जितनी भी पुल मार्केटिंग है, आपके द्वारा प्रयास करके किसी के पास गए, ग्राहक को ढूंढा, अब वो इतना हॉट नहीं है। संयोग से 100 में से 2 लोग हॉट मिलेंगे, उनको आप जो कर रहे हो कॉल्ड कॉलिंग, डोर टू डोर मार्केटिंग, लेकिन उसमें भी ऑफलाइन मार्केटिंग में कैनोपी पे है। अचानक कोई ग्राहक आया, रेफरल मार्केटिंग है, ये हॉट क्लाइंट है। एक होती है पुश मार्केटिंग, अखबार में ऐड दिया, एफएम में ऐड दिया, व्हाट्सएप किया, कोई व्यक्ति तुरंत इंटरेस्टेड है, तो जो आपके पास फोन वीडियो इन्फ्लुएंसर से वीडियो बनवा रहे हो, आप तो वीडियो बनवा रहे हो, उसमें जैसे कस्टमर को चीज अच्छी लगेगी वो आपके पास कॉल करेगा। ये प्रोस्पेक्टिंग है। इस प्रोस्पेक्टिंग को ही एक्चुअल में मार्केटिंग कह सकते हैं। आप मार्केटिंग खुद करो, अपने जैसे 50 लोगों से कराओ, पार्ट टाइमर से कराओ, फ्रीलांसर से कराओ। बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर आप एक बहुत बड़ा कीप मॉडल है जिसके थ्रू पेड और फ्री, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। राइट सर? आपको प्रोजेक्ट का नॉलेज है, आपका कन्विक्शन है, आपकी प्रोस्पेक्टिंग अच्छी है, आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, आपकी प्लानिंग 90% है। बताइए जीत का एटीट्यूड पैदा हुआ या नहीं हुआ? अब कोई हरा सकता है आपको? नहीं सर। अब कोई आपको कस्टमर जो आएगा वो आपको कुछ भी मना कर सकता है? नहीं सर। मैं केवल और केवल बेचने के लिए पैदा हुआ हूं। मेरा काम प्रॉपर्टी बेचने का है और मैं जिसको दिखाऊंगा वो मेरी तैयारी जीत की है। मेरा कन्विक्शन प्रॉपर है कि मैं जो काम कर रहा हूं उसमें मेरे हक का, मेरे पे आउट का, मेरी जो लेवल है उसका पे आउट मुझे मिलेगा और मैं क्लियर हूं। बहुत सारे लोग अपने पे आउट को क्लियर नहीं होते हैं। मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या देंगे? अड़ जाइए। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये नहीं पता मुझे पे आउट क्या मिलेगा? अगर नहीं है तो सेल्समैन नहीं हो आप। आपको आपका पे आउट क्या मिलेगा और मिलेगा क्या? मुझे ये पता है कि सिग्मा में 1% से लेके और 5% तक पे आउट मिलता है। जो लोग यूं ही प्रमोशन पाए हैं वो सफलता नहीं पाते। कहीं ना कहीं आपके पे आउट का भी आपको क्लियरेंस। कंपनी में पे आउट कैसे मिलता है, कंपनी में इंसेंटिव कैसे जीते जाते हैं, कंपनी के अंदर कोई भी टारगेट आया उसको अचीव कैसे किया जाता है, ये एक सेल्स की साइंस है। कोई प्रॉपर्टी कैसे बेची जाती है, ये साइंस है क्या? आज समझ में आ गई? अरे भाई साहब, भड़वा बनना पड़ेगा, जोकर बनना पड़ेगा, एक्टर बनना पड़ेगा, कलाकार बनना पड़ेगा, तैयारी जबरदस्त करनी पड़ेगी, माइंडसेट और जीत का जुनून जबरदस्त होगा तो सेल होगी या नहीं होगी? होगी। तो आप तैयार हैं? यस। यू आर रेडी? यस। वेरी गुड। प्रोस्पेक्टिंग के बाद ग्राहक आपको दो तरह से आया, या तो पुश मार्केटिंग से या पुल मार्केटिंग से। दो ही तरीके से आता है। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, पेड है, जो सारा आपको मैंने बता दिया। आदमी, अब ग्राहक आपको फोन कर चुका है, फोन आया है, आप सस्पेक्टिंग एक नई प्रक्रिया है, उसके बारे में पढ़ाता हूं। आपको पुलिस में होना चाहिए। इसमें सेल्समैन एक पुलिस वाला भी होता है। कैसे? पता करेगा कि ये वास्तव में रियल बायर है या नहीं है। पहले 25 सेकंड में आप उसको प्रभावित कर लेंगे, आप उसकी जानकारी ले लेंगे, आप उसको जो कहना कह देंगे, आपको जो उसको करना है वो सब कह देंगे। कैसे कैसे कम्युनिकेशन होगा? आदमी से कम्युनिकेशन कैसे होता है? ओवर द फोन या फिजिकल। और कोई कम्युनिकेशन का तरीका है? या किसी टीम स्टाफ के थ्रू रेफरल, या किसी कस्टमर के द्वारा रेफरल। यानी होगा तो कम से कम बातचीत होगी तो किस पे होगी? या तो फोन पे या दोनों कामों में बहुत महत्वपूर्ण है आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन।
आपका सस्पेक्शन, आप उस ग्राहक को, ऑटो बेचने वाले को क्या 20 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच सकते हैं? जिसकी जेब में 2 लाख रुपए हैं, तनख्वाह 60,000 है, क्या उसको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दे सकते हैं? मैंने कल एक बात और कही थी, दिनेश जी, महेश जी बैठे थे, अगर अच्छे सेल्समैन बनना चाहते हो तो थोड़े से हेलो शर्मा जी जैसा, गोविंद जैसा, अर्पित जैसा थोड़ा सा टर्ल लेके आओ। टर्ल, व्हाट द मीन बाय टर्ल? आप जानते हो टर्ल क्या होती है? टर्ल एटीट्यूड का छोटा भाई। ये उसी माँ से पैदा हुआ है जहां से एटीट्यूड हुआ है। ये होती है थोड़ी सी अकड़। कौन बोल रहे हैं? कुछ लोग इसी बात को दूसरे सामने वाले पर, मुझे नहीं लगता इससे कोई प्रभाव है। अगर जिंदगी के अंदर आपको सेल्समैन बनना है तो मालिक जैसा सेल्समैन बनो। आपको एटीट्यूड का छोटा भाई जो थोड़ा अकड़ होता है, थोड़ा सा डेकोरम होता है, थोड़ा सा उस ग्राहक की पुलिसगिरी करने का, जो पुलिस वाला कैसे बात करता है, पुलिस वाला वैसे तो लोक सेवक होता है, उसकी ड्यूटी क्या है? लोगों की सेवा करना। सेल्समैन भी एक लोक सेवक होता है, इसको भी संविधान में लिखवाएंगे जब मैं कुछ बनूंगा। सेल्समैन भी वास्तव में सेवक होता है, सर्विस प्रोवाइडर होता है, लेकिन जो अच्छे सेल्समैन होते हैं वो अच्छे सस्पेक्टिंग जानते हैं। 1 मिनट में मैं किसी ग्राहक से मिलूं या ग्राहक से फोन पे बात करूं, मेरा प्रभाव उस पर चला जाए और उसके बारे में मुझे सब पता हो जाए। क्या क्या पता होना चाहिए? नमस्कार जी, मैं एक बहुत बेहतरीन, शानदार, जानदार, जबरदस्त कंपनी सिग्मा होम से बोल रहा हूँ, जो हमारी कंपनी बहुत ही सुंदर, शानदार इंटीरियर के लग्जरी फ्लैट्स और विला बनाती है। क्या आपको कोई रिक्वायरमेंट? अगले आदमी का बोलने का काम खत्म। अब अगले आदमी से अगले 25-30 मिनट, सेकंड, और मैं तो कहता हूं प्रोवोक योर कस्टमर इन सस्पेक्टिंग। अपना परिचय छोटा, जो बड़े लोग होते हैं और बकवास लोग होते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं सेल्समैन। सेल्समैन बड़े होते हैं, जैसे शेर क्या करता है, अपना परिचय कैसे देता है? ओ, एक बार बोला जंगल में खलबली, जंगल परिचय देता, फिर उसका सामने से आवाज आती है। सेल्समैन पुलिस वाला भी होता है, उसने क्वेश्चन किया, उसने सस्पेक्ट अपने बारे में परिचय दिया कि मैं फला सिंह हूँ, कंपनी में हूँ, ये मेरा परिचय है। सामने वाले को जितना प्रभावित करना था वो पहले 25 सेकंड के शब्द होते हैं। वो आपकी भाषा कैसी है? कोशिश करिए, उसका अगर नाम है तो नाम लेके बोलिए। कोशिश करिए, टेलीकॉलिंग की कुछ टिप्स, स्किल्स हैं, वीडियोस हैं बहुत सारे, उनसे आप सीख सकते हैं। अगर आपको सस्पेक्टिंग अच्छी आ गई तो आपकी आगे की यात्रा पूरी परफेक्ट हो जाएगी। उस ग्राहक का बजट, उस ग्राहक की वास्तव में बाहर है कि नहीं है, अभी ढूंढ रहा है, अभी सर्चिंग मोड में है, कौन कितना लेवल ऑफ इंटरेस्ट का लेवल कितना है। अगर आपको ये अंदाजा लगाने आ गया तो आप एप्रोप्रिएट क्लाइंट पर काम करने लग जाएंगे। एप्रोप्रिएट क्लाइंट अगर ढूंढना आपको आ गया तो उसकी अगली प्रक्रिया है जिसका क्या नाम है? प्रोफाइलिंग। क्या है? प्रोफाइलिंग। आपको 50% से ज्यादा क्लाइंट को फॉलोअप लेना है, ध्यान रख लेना। अगर आपके पास में 100 क्लाइंट हैं, सस्पेक्टिंग ये सिखाती है 100 आपके पास लीड हैं, आपको ये पता होना चाहिए किस कस्टमर का 10 दिन में, किस दिन का 15 दिन में, किसका 20 दिन में, किसका 3 दिन में और किसका आज कॉल करना है। इस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोफाइलिंग एक सब्जेक्ट है। जब आपने कस्टमर का सस्पेक्टिंग किया, उसके बारे में अंदाजा लगाया और आपको प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज है, आपका कन्विक्शन ओके है, आपका एटीट्यूड प्रॉपर है, ग्राहक के साथ जब आप बात कर रहे हैं तो आप उसके बारे में जितनी चीजें हैं उससे प्रोवोक करा ली। आप क्या करते हैं? मैं तो बिल्डर हूँ। क्या क्या करते हो? साहब इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ये करता हूँ, मेरी माइंस है, मैं टीचर हूँ, कुछ ना कुछ वो अपना बिजनेस प्रोफाइल बताएगा। उसकी सस्पेक्टिंग में उसकी लोन प्रोफाइल भी आपने कर ली। अब उसकी प्रोफाइल क्या करनी है? मेरे को ऐसा लगता है, मेरे ये बुक्स में और कुछ लिखा है लेकिन मेरा अनुभव क्या कहता है, प्रोफाइलिंग के दौरान ही सेल हो जाती है। राइट और रॉन्ग? इस बात से कितने लोग कन्विंस हैं? तो फिर तुम तो सेल हो। मैं यही तो पढ़ाने के लिए आया।
अगर तुम्हें ये पता हो गया कि तुम्हारी प्रोफाइलिंग में तुम्हारा क्लाइंट तुम्हारे जबड़े में आ गया, तो यकीन मानिए कि तुम्हारी सेल हो गई। कल आपकी सेल हुई है ना, ये क्लाइंट पहले आपने बेच दिया था या मकान समझने के बाद भी था? कस्टमर को समझने के बाद टेलीफोन पे समझाया था। हाँ, उससे ये आपको अंदाजा लग गया था कि बिक गया? और ये तो 90% टाइम हो जाता है। 90% केसेस में टेलीफोन पे पता लग जाता है बाय है। सर क्लैपिंग करो। मैं तो इसका मतलब मेरी बात पक्की है। आपके कस्टमर से सस्पेक्टिंग के बाद आपके रिलेशन जो केवल 3% क्लाइंट होते हैं जिनसे बातचीत बहुत अच्छी होती है। और याद रखना, प्रोफाइलिंग के दौरान लेट के बात कर रहे हो, कुर्सी पे बैठ के बात कर रहे हो, कई भाई साहब घूम घूम के बात करते हैं। ये क्या है? मैं सेल्स में एक वर्ड यूज करूंगा यहां पे। सेल्स इज ए ट्रांसफर ऑफ एंथुसिज्म बिटवीन सेलर टू बायर। सेल्स क्या है? एंथुसिज्म को ग्राहक में ट्रांसफर कर दे, इसे ही सेल्स कहते हैं। सेल्स इज ए सैंडविच ऑफ कॉन्फिडेंस। लिखो आप, थोड़ा मजे की बात। कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, लॉजिक और ये आपकी प्रोडक्ट नॉलेज, कन्विक्शन। आपने कुछ उसको बेचा, कुछ उसको दिया था, इस कस्टमर कन्विंस हुआ था 95% उससे पहले। उससे पहले टेलीफोन पे मालूम क्या दिया आपने? सर उसको एंथुसाइज किया, उसको विश्वास दिला दिया कि मैं जिससे बात कर रहा हूं वो विश्वकर्मा है। कृपा करके जहां प्रोस्पेक्टिंग खत्म होती है ना, वहीं पे क्लाइंट ले लो। इससे सहयोगी से हेलो शर्मा जी एक प्रयोग करते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनका। वो कॉलिंग खुद करते हैं, प्राइमरी कस्टमर अगर अच्छा है तो वो खुद ले लेते हैं, नहीं तो अपनी स्टाफ को दे देते। लैंडिंग कॉल कौन रिसीव करेगा? स्टाफ। तब तक मैं नहीं करता, आजकल मैं आज भी करता हूं। कस्टमर को कॉन्फिडेंस कौन देगा? स्टाफ। यकीन करिए, शेर कौन है? शिकार। शेर का शिकार उसका स्टाफ करता है। आपके कस्टमर को आपका स्टाफ बात करता तो क्या देता? उसको कॉन्फिडेंस दे देता, उसको कम्युनिकेट सही कर देता, उसको कॉन्फिडेंस दिला देता। सर इस सैंडविच का नाम है, मैं लेटेस्ट सेल्स, मॉडर्न सेल्स की पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं उससे आपको पढ़ा रहा हूं। मेरी कोशिश ये है कि मेरे पास जो लोग हैं, 2.5 लाख से 3 लाख रुपए की एजुकेशन है आज की, इसकी वैल्यू है। ये सैंडविच अगर आपको बनाना आ गया ना साहब, प्रोफाइल में क्या देंगे उसको, उसके बारे में समझ ले ये बायर हैक नहीं है, और उसको ये समझा दे कि ये सेल्समैन हैक नहीं है। बस ये सैंडविच ही सेल्स में प्रोफाइलिंग है। 2-4 इंजेक्शन और देने होते हैं। एक इंजेक्शन है फिक्स प्राइस। सर प्राइस का कन्विक्शन अगर आपके दिमाग में नहीं है तो यकीन मानिए आपकी डील बिगड़ेगी। महेश जी, दिनेश जी, ये बहुत विनम्र लोग हैं। मैं कल ये संयोग से दोनों आ गए, आपकी विजिट खूब होंगी। कस्टमर को क्या समझ रहे हो आप? कस्टमर अपना बच्चा है। कस्टमर एक बिना नॉलेज का एक दूसरे फील्ड में काम करने वाला सक्सेसफुल इंसान है, और आप क्या हैं? आप एक प्रोफेशनल हैं। आज मैं इसको भी पढ़ा देता हूं प्रोफाइलिंग में। एक प्रोफेशनल व्यक्ति फील करा दे सामने वाले को कि ये प्रोफेशनल है, तो मेरी गारंटी है कि कॉन्फिडेंस, ये एंथुसिज्म किसमें होता है पता है आपको? ये एंथुसिज्म का रैपर का नाम क्या है पता है आपको? एंथुसिज्म के रैपर का नाम है प्रोफेशनलिज्म। जो जागरी गुड़ था ना, उसके ऊपर जो रैपर है ना, उसका नाम है प्रोफेशनलिज्म। और प्रोफेशनलिज्म को मैं आज एक बहुत अच्छे शब्दों में बताता हूं। किसी काम को करते करते जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो और एक्सपर्ट की तरह करने लग जाते हो, ये तो है इनर प्रोफेशनलिज्म। और जब एक्सपर्ट जैसे दिखने लग जाते हो तो ये है आउटर प्रोफेशनलिज्म। दुनिया क्या देखती है साहब?
पहले आपको आउटर से देखती है, आपके ड्रेस कोड वगैरह सुधार लेना आपके काम की चीज है, मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपका रेपर ठीक है और रेपर अगर सामान्य अखबार का हो और बारिश आ जाए तो आपके एंथुइज्म का क्या होगा? तो इसलिए रेपर मजबूत होना चाहिए, कपड़े अच्छे होने चाहिए, दर्शन प्रदर्शन के नहीं होने चाहिए, प्रोफेशन के हिसाब के होने चाहिए। कई हमारे साथी गुंडों जैसी ड्रेस पहनते हैं, कई हमारे साथी बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, क्या फर्क है उन लोगों में? कई हमारे साथी जूते वगैरह पॉलिश करके अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार प्रजाति के जूते पहनते हैं। आप यकीन करना, अगर रेपर ठीक नहीं है तो एंथीज्म का क्या करोगे? भीग जाएगा ना। अगर पॉलीथीन में डाल के सैंडविच को वहां रख दें बारिश में तो भीगेगा क्या? और अखबार में लपेट के रख देते तो जो प्रोफेशनलिज्म है उसके बारे में मैंने बताया कि आप जिस काम को कर रहे हो, शुरू में नहीं आता है। शुरू में हम स्टूडेंट होते हैं, पहली कक्षा में पढ़ते हैं, टीचर बोलता है ड्रेस में आना, कभी बेल्ट भूल जाते हैं, कभी जूते भूल जाते हैं, कभी बैग भूल जाते हैं। लेकिन जब हम थोड़े समझदार हो जाते हैं तो उस कंपनी के एचआर की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पे जो प्रोफेशनलिज्म है वो अख्तियार हो। उसका फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? आपकी शक्लें, आपको पहली बार जब, एक तो मैंने प्रोफाइलिंग के अंदर बताया कि आप फोन पे बात कर रहे हैं, लेट के कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, शब्द कैसे हैं, और एक जब आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो सबसे पहले आप रेपर से मिले जाओ, जो आपका बाहरी आवरण है उससे मिलके आप कितने प्रतिभाशाली हैं, कितने अनुभवी हैं। कई बार ऐसा होता है ना, ग्राहक आपसे मिलने के दौरान, हाथ मिलाने के दौरान, आपसे बातचीत करने के दौरान आपके पहले अट्रैक्शन में ही खत्म हो जाते हैं। 10% क्लाइंट पहली बार बात करने के दौरान, अच्छे 3% जो होते हैं ना, जो अच्छे क्लाइंट आपने छांटे उनमें से भी 10% खत्म हो जाते हैं। कब हो जाते हैं पता आपको? जब आप उससे पहली बार मिल रहे हैं या बात कर रहे हैं, उस दौरान उसको कम्युनिकेशन अगर अच्छा हो रखा है, प्रोफाइलिंग अच्छी हो रखी है, उसको कॉन्फिडेंस आ रखा है। कई क्लाइंट इंस्टेंट आते हैं, इंस्टेंट आने वाले क्लाइंटों के लिए आपका जो रेपर है, आपका जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो व्हीकल है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। परसों हमारे किसी साथी ने विजिट कराई, मेरे किसी जानकार, कालवाड़ रोड, अजमेर रोड, मानसरोवर में, मैं नाम जगह भी नहीं बताऊंगा। लेकिन उसने कहा कि सर, मुझे उम्मीद थी कि सिग्मा होम्स में इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी ब्रांड है, मेरे को विजिट कराने वाला व्यक्ति अच्छे ड्रेस कोड में होगा। मुझे उम्मीद थी कि वो व्यक्ति भले साइकिल पे हो लेकिन उसकी साइकिल में आवाज नहीं आ रही होगी, उसकी कार में गंदगी नहीं होगी, उसके मुंह में से गुटखे की बदबू नहीं आ रही होगी। मुझे सर बहुत दुख हुआ कि आपका जो सेल्समैन था वो मेरी कुछ नहीं सुन रहा था, वो धका धक पूरी सिग्मा समझा दी मुझे और मुझे कुछ समझ में नहीं आई। क्या सही है ये बात? ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। आप इसको बाइक पे बिठा के ले गए, कार में ले गए, बाइक के अंदर एक लाइट टूटी हुई थी, कांच इधर फोड़ा हुआ था, पीछे की लाइट, पीछे लिख रखा था जामबाज, है ना, भूला आशिक। कार के अंदर बदबू आ रही थी, मिट्टी पड़ी थी, डस्ट पे, डैशबोर्ड पे गंदगी पड़ी थी, गुटखे की बदबू आ रही थी, खोला तो सिगरेट भी महक रही थी, साथ के बियर के ढक्कन पड़े थे। सर सुधारो आपकी सिग्मा। उनसे मैं मिला तो वो मिलने से पहले बाबा सर इन लोगों को सुधारो सर। मैंने कहा सर इनको भगवान सुधारेगा, नहीं अर्थ ही तैयार है हमारे पास शहीद होने के, शहीद करके दे देंगे। 600 लोग गए, अब तक 1000 शहीद जिस दिन हो जाएंगे सिग्मा में, उस दिन सिग्मा जयपुर की नंबर 1 हो जाएगी। 600 से ज्यादा शहीद हो चुके हैं, ठीक है। और मैं इसी तरह पढ़ाता रहूंगा, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, लॉजिकल और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ। लॉजिक में क्या होता है सर, एक छोटी सी गलती हम करते हैं, सर मेरा बजट 10 लाख रुपए है,
कस्टमर ने बोल दिया, कस्टमर 100% मतलब ऑनेस्ट होता है, कस्टमर एकदम वाइट पेपर होता है, उस पे लिखता कौन है? वो भी 25 से 30 लोगों से बात भी कर रहा है। आप मुझे बताओगे वो कस्टमर आपसे प्रभावित क्यों है? मैंने आज ही एक बात पढ़ी सुबह कि उसको उसके फायदे की बात भी प्रोफाइलिंग में कर दो। एक इंजेक्शन है, देखो भाई साहब, मैं तो कंपनी में नौकरी करता हूं, मेरे तो आप प्रॉपर्टी लो या मत लो, मैं तो आपको अच्छी प्रॉपर्टी दिला के ही रहूंगा। एक इंजेक्शन है साहब, लगा दो। छोटी सी बात है लेकिन बात बड़े पते की है। एक सब्जी बेचने वाला, सब्जी खरीदने जाते हो, उस अगर वो ये कहते भाई साहब आपके लिए मैंने बढ़िया सेव रख रखी, लेकिन उनको गाय खा गई, तो आपको कितना दुख होता है? गाय को क्या अच्छी खानी चाहिए? वो लगता है ना सब्जी वाले के पास, भाई साहब हापुड़ से चीनी मंगाइए जिसमें बिना केमिकल की है, ये तो है 70 रुपए किलो, और ये आगरा की रिफाइनरी, मथुरा की रिफाइनरी जो है ये है 40 रुपए किलो। इससे तो कैंसर होता नहीं है, और इससे कभी कभार हो जाता है। कौन सी लोगे? अरे सर कंसल्टेंट बनिए और कुछ कमियां अपनी भी एक आध बताइए जिससे वो मेंटेन हो जाए। सर इनका सबसे सिग्मा वालों का, सर देखो मैं तो काम करता हूँ, 8-9 साल से काम कर रहा हूँ। एक बात अच्छी है, कंस्ट्रक्शन इनका बहुत बढ़िया है, लेकिन सर रेट में बड़े कमीने हैं, महंगे हैं, लेकिन सर सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। सर इनकी एक कमी है सर। क्या कमी है जी? तुरंत बताओ। सर ये महंगे हैं, फिक्स प्राइस में बेचते हैं। फिक्स प्राइस में बेचते हैं। आप बताओ, आपसे रेट की कोई बात करेंगे और कोई बात करेगा ही नहीं। इंजेक्शन ही तो देना था सर। माहौल कौन बनाता है? एक अच्छा आर्टिस्ट। यू आर ए आर्टिस्ट और नॉट? यस। आप अगर एक सेल्समैन है तो एक आर्टिस्ट है। आपने पूरी तैयारी अपने शिकार को करने की कर रखी है। एक शिकारी कैसे शिकार करता है? जाल लगाता है, तैयारी करता है और शिकार के आते ही कूद पड़ता है ना? लेकिन आप और हम में ये फर्क है, हम प्रोफेशनल नहीं होते हैं, हम सिस्टमेटिक नहीं होते हैं, हमारी प्रोफाइलिंग मिसमैच होती है, टाइमिंग इधर उधर हो जाती है। अगर सही टाइमिंग से प्रोफाइलिंग हुई तो मेरे को लगता है कि अगला जो काम है विजिट, और विजिट में साहब आप अपनी टीम को भी पढ़ाइए, सब लीडर हो आप। एक होती है नोटिस्ड विजिट और एक होती है अनवांटेड विजिट। इस क्लाइंट को 90% धमकाइए आप। मर्जी आए जब आ गया, क्या लगता है आपको? मर्जी आ गया जब आ गया जो डील होगी, या तो आपके स्टाफ की गलती है या आपकी गलती है। आपने ग्राहक पर कंट्रोल, प्रोफाइलिंग, सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग कुछ नहीं किया। अचानक बोलो प्रॉपर्टी, यस आ जाइए, सर क्लाइंट आ रहा है। आपने अपने विजिट की, अपने लीड की हत्या कर दी। उसको बोलो सर 1 मिनट रुकिए, अगर आपके पास टाइम है तो 2-5 मिनट बात करेंगे, सर प्रोफाइलिंग, सस्पेक्टिंग करेंगे और उसके बाद में हम कहें तब आना, क्योंकि हमारा स्टाफ अरेंज करना पड़ेगा। हम एक कंपनी है, हमारा एक ब्रांड है, हमारा एक सिस्टम है, और मैं चाहता हूं कि आपको अच्छी प्रॉपर्टी दें। पर ये जो कंपनी वाले हैं ये साफ थोड़े अच्छा कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, क्वालिटी की जगह बनाते हैं, प्राइम लोकेशन पे बनाते हैं, पॉश कॉलोनी में बनाते हैं, बहुत बेहतरीन लोग हैं, पर साहब थोड़ी सी दिक्कत है, ये बढ़िया चीज़ बनाते हैं और इनके रेट उस 2 मिनट की प्रोफाइलिंग में भी सारे ये जो सब कुछ है ये। और इस अनवांटेड क्लाइंट को आज से मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्लाइंट अनवांटेड है और जिस रूट से आ रहा है तो भी उसको पहले ऑफिस बुलाओ। मैं कंपनी में लीडर्स को कहूंगा, जैसे अर्पित वहां करता है बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ कालवाड़ और अजमेर रोड पे बड़ा डिस्टरबेंस है। आप क्लाइंट को क्या ऑफिस की लोकेशन नहीं भेज सकते? वो कहेगा ये काय की लोकेशन? सर आ जाओ सर, यहीं से चलूंगा मैं। सर पहले एक बार हमारे ऑफिस आना पड़ता है,
आप आओ तो ठीक है, नहीं छोड़ो उसे। आप डर जाते हो ना यार, पता नहीं साइट पे आ जाता, अरे लेनी है प्रॉपर्टी, देखनी है प्रॉपर्टी, ऑफिस में क्या करेंगे सर? ऑफिस में हमारा सिस्टम है, आप 50% क्लाइंटों को ऑफिस बुला सकते हैं, और 50% क्लाइंटों को ऑफिस बुलाने के बाद मैं आपको गारंटी करता हूँ, जब आपका ऑफिस देखता है, आपका वातावरण देखता है, आप कस्टमर को एक चीज की जरूरत होती है, जो एंथुसिज्म, जिसमें हमने कॉन्फिडेंस की बात करी। रियल एस्टेट का अगर प्रोडक्ट आप खरीदने जाओ खुद, और आप जाते ही प्रॉपर्टी ले लोगे, सब्जी खरीदने जाते हो, जाते ही ले लेते हो क्या? मेरे को तो इतनी टेंशन रहती है कि कोई और दिगर कौम का व्यक्ति हो तो मैं सब्जी नहीं खरीद, पता नहीं कोई इंजेक्शन लगा रखा हो कैंसर। मैं तो फिक्स आदमी है मेरा, उसी से सब्जी ले, हालांकि मैं लेता नहीं हूँ, हमारा तो घर दे के जाता है, एक राहुल गुप्ता करके। और आपको ही बता दूँ कि जब आपको छोटी सी चीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या वो ग्राहक, प्लीज जो एंथुसिज्म है, आज से इसको समझ लो। मैंने 2 बातें आज महत्वपूर्ण करी हैं, एटीट्यूड और एंथुसिज्म। अगर आपका एंथुसिज्म का मतलब है कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया, आप में बिल्ड हो गया। सस्पेक्टिंग में क्या करते हो आप? आपका कस्टमर के प्रति भी विश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई डाकू है, कोई लुटेरा है, कोई बदमाश, आपको ये लगे कि हर व्यक्ति बंदूक लेके आता है और किसी को विजिट कराने गए और गोली मार दी, तो ऐसा डर क्यों नहीं लगता आपको? लगना चाहिए ना। सस्पेक्टिंग तो यही तो सिखाती है कि कोई आतंकवादी तो नहीं आ जाए प्रॉपर्टी देखने, कहीं फ्लैट उड़ा जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। आपको जब सस्पेक्टिंग में कॉन्फिडेंस आ गया, तो आपकी ड्यूटी नहीं है कस्टमर को कॉन्फिडेंस दो। अरे भाई साहब, आप प्रॉपर्टी, आज आपके पास 50 लाख 1 करोड़ रुपए पड़ा है, आप ग्राहक को संतुष्टि नहीं देते और आप बिना संतुष्टि के प्रॉपर्टी खरीद लोगे। जिसने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने हैं, वो संतुष्टि नहीं मांगेगा। कुछ क्लाइंट होते हैं जो 50 जगह प्रॉपर्टी देखते हैं, लेकिन उन 50 लोगों में से प्रॉपर्टी वो उसी से खरीदता है जो एंथुसिज्म ट्रांसफर कर देता है। एंथुसिज्म एक सैंडविच है, कॉन्फिडेंस, लॉजिकल डाटा, चॉइस, लोकेशन, प्रोडक्ट, ये सब जो ट्रांसफर कर देता है, उसी व्यक्ति को वो ग्राहक सेल्स देके जाता है। राइट और रॉन्ग? विजिट का दूसरा फैक्टर है नोटिस्ड विजिट। आप यकीन करना, जो विजिट नोटिस्ड है वो तभी नोटिस्ड होगी जब आपने उस क्लाइंट का कॉन्फिडेंस जीत लिया। और नोटिस्ड विजिट का जो परिणाम है वो 50% से ज्यादा है। लेकिन अगर आपने लॉजिकल डाटा ट्रांसफर किया है, झूठ मत बोलो, लेकिन झूठ को भी साइंटिफिक तरीके से बोलो। मैंने साइंस भी पढ़ा दी, इसमें टॉपिक बोलना भूल गया कि साइंस पढ़ा रहा हूं। लेकिन जब आप किसी कस्टमर को सेव बेचने वाला क्या 100 रुपए किलो सेव लाता है, सोमी आपको बेचता है? नहीं बेचता। उसकी सेव कश्मीर की है, हिमाचल की है या कंटूर की है, वो आपको बताता है क्या? और बताता है तो भी सर ये तो कंटूर की है। मेरे को तो ऐसा लगता है दोनों दो ही छबड़े होते हैं, दोनों ही हिमाचल के होते हैं। एक को कंटूर बता करके बाद में बेच लेता है और एक को हिमाचल की बता के पहले बेच लेता है। यही है ना। एक चीज और बताता हूँ, जो सेल्स का एक मैंने महसूस किया। कल मैं प्रखर के साथ था। प्रखर बहुत अच्छा सेल्समैन है। मैंने उससे सीखा कल कि उसने कहा कस्टमर को, इसको पहले 2 प्रॉपर्टी बेकार हाई रेट की बताता हूँ। तो पहले बोला 3rd क्लास प्रॉपर्टी पे ले चलो। सर ये देखिए बढ़िया प्रॉपर्टी, रेट 90 लाख था, 1 करोड़ रुपए मांगा। अरे यार इसमें तो कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं है, रेट भी ज्यादा है, ये भी है वो भी है। विजिट क्या कराई? नोटिस्ड क्लाइंट जो होते हैं, या इसमें भी 50% तो अच्छे क्लाइंट बना सकते हो, जो सीनियर L2 होते हैं, L1 होते हैं, अच्छे क्लाइंट बना लिए। उन क्लाइंटों को क्या दो आप? उनको सबसे पहले 1 या 2 प्रॉपर्टी। पहली बात तो आज के बाद फिक्स कर लो कि किसी भी आदमी को 3 से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं दिखाऊंगा। सौगंध खाओ मेरी, सिग्मा की खाओ, अपने माँ बाप की खाओ, अपने बच्चों की कसम खाओ। अगर आपने प्रोफाइलिंग कर ली, कस्टमर को समझ लिया, कस्टमर का बजट समझ लिया, तो केवल और केवल 3 प्रॉपर्टी दिखानी है। और सबसे पहली प्रॉपर्टी 3rd क्लास दिखानी है। कई बार एक ही पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे फोकस करके हम लोग वही प्रॉपर्टी दिखाते हैं। गारंटी से वो प्रॉपर्टी 30% बिकने के चांस होते हैं। उसको एक बार ये प्रयोग करके देखो। उसको पहले 3rd क्लास प्रॉपर्टी पिच करो, विजिट कराओ
और उसके बाद में हर केस में शामिल नहीं है, लेकिन जो क्लाइंट थोड़ा कंफ्यूज है, नॉलेज नहीं है, या कस्टमर आपका नोटिस हो चुका है, समझदार है, कॉन्फिडेंस आ गया है, एंथुसिज्म क्रिएट हो चुका है, उस क्लाइंट को जब विजिट पे वो पूरा रेडी है, फैमिली के साथ आया है, चेक लेके आया है, पूरी तैयारी है, आज ये डील होगी, उस दौरान आप उसको ये कोशिश करो कि कुछ हाई रेट की, कुछ डिफेक्टेड, कुछ उसको समझ में नहीं आए, इस तरह की पहली प्रॉपर्टी विजिट करो। ये अच्छे सेल्समैन कहते हैं। जो सिंधी होते हैं, जो किराना स्टोर पे लोग होते हैं, मैंने देखा है और कल मैंने प्रखर से सीखा कि आप पहले खराब चीज परोसो, चटनी परोसो, कस्टमर का दिमाग खराब हो जाएगा। कस्टमर को थोड़ा सा एक्चुअलाइजेशन फील कराने के लिए कि वो लेना क्या चाहता है, फिर उसको कहो सर इससे 2 प्रॉपर्टी मेरे पास और बहुत बेहतरीन है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। और यकीन करना, जब वो प्रॉपर्टी सही रेट में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ट्राई किया हुआ होता है, कस्टमर कोई भी आजकल फ्रेश नहीं होता है, उसको वो प्रॉपर्टी दिखाते हो जो आपको बेचनी है। अब उसकी प्रशंसा में पहले 3 मिनट 4 मिनट आप बोलें और फिर क्लाइंट को खोलें। प्रोवोक रिवोक योर क्लाइंट। बातचीत के दौरान, सेल्स के दौरान आपका लॉजिक, कॉन्फिडेंस, बॉडी का पोस्चर, एटीट्यूड, गुटका मुंह में नहीं, और आपका जो पर्सनैलिटी है, कभी भी क्लाइंट से डिस्कनेक्ट नहीं होना, ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं बनना, कभी आप आगे कभी पीछे, इस तरह का नहीं होना चाहिए। कस्टमर की नेक टू नेक कम्युनिकेशन, नेक टू नेक, कस्टमर के साथ बॉडी का 360 जो घुमाव है, बॉडी के साथ जो कस्टमर के साथ जो ट्रीटमेंट है, शेर जैसी शिकार। मैं शेर से बहुत प्रभावित हूं। वो अपने शिकार के ऊपर एंगल कितना जबरदस्त होता है, टिंग 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 टिंग। शिकार को जब तक पक रही है पकाओ, और जब वो रेडी है, पूरी तरह से तैयार है, पेशेंस रखो, धैर्य रखो। जो जितना बड़ा शिकारी उतना ज्यादा पेशेंस। और उसके बाद राइट टाइम, 2 घंटे लग गए, 1 घंटा लग गया, 1.5 घंटा लग गया, लाइकर, डिसलाइकर, डिसाइडर, 3 कैटेगरी के लोग होते हैं आप उस विजिट में। मैं तो आज देखने आया था, अब पापा जी आएंगे, फिर जीजा जी आएंगे, फूफा जी आएंगे, एक मेरा दोस्त है उसने ले रखी प्रॉपर्टी वो आएगा, एक मासी है जो बहुत एक्सपर्ट है, एक फूफा जी है जो बहुत एक्सपर्ट है। ये विजिट के बाद रिविजिट ऑप्शंस भी हमारे यहाँ बनते हैं। मैंने इसका सॉल्यूशन देखा है कि हमने इसका सॉल्यूशन, हमारा प्रोजेक्ट रेड होता है, आपको रिविजिट में बता के नहीं आएंगे 90%, क्योंकि आपने उसका कॉन्फिडेंस नहीं जीता। जिनके क्लाइंट बिना बताए आते हैं, यकीन कर लेना उन लोगों ने अपने ग्राहक का कॉन्फिडेंस, अगर उसको ये कहो कि सर कभी भी आओ, हम लोग ज्यादातर एक सॉल्यूशन देते हैं, या तो हम प्रोजेक्ट हेड देते हैं वहां पे, या आप ये बोलते हैं कि साहब जब भी आओ मुझे बताना, चाबी मेरे पास है। लेकिन क्लाइंट कहता है मुझे पता है चाबी तेरे पास नहीं है, तू मालिक जैसा नहीं था, तेरी जगह कोई और वहां मिलेगा और मैं उससे मिलके डायरेक्ट डील करने का, प्रॉपर्टी तो मुझे पसंद आ गई, लेकिन अब मैं लाइकर और डिसाइडर, मेरी वाइफ, मेरी माताजी, मेरे पिताजी और जो मेरे फूफा जी, मामा जी, चाचा जी होते हैं, उनको लाऊंगा और डायरेक्ट इसका एनालिसिस करूंगा। अगर कॉन्फिडेंस और आपका उस प्रॉपर्टी, उस एरिया के प्रति आपने स्पेसिफाइड रेट वगैरह का जो दिक्कत है, उसको आपने कस्टमर को पहले ही कन्विंस कर दिया कि जागरी है, ये गुड़ नहीं है केवल, हमारी कंपनी स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन के अच्छे हैवी प्रोजेक्ट बनाती है, हमारे प्रोडक्ट थोड़े अच्छे होते हैं, हमारी नींव बहुत गहरी है, हमारा कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा है, तो वो रेट में कन्विंस अगर होके पहले ही गया है तो वो उस पर भी काम नहीं करेगा। आपने कहीं ना कहीं उसकी प्रोफाइलिंग और विजिट के दौरान कुछ गलतियां करी हैं, जिसके कारण से वो क्लाइंट आपका कुछ ना कुछ डिस्टर्ब होता है, जिसमें रेट बड़ा इशू है, जिसमें आपका फेथ बड़ा इशू है, आपकी सोच बड़ी डिस्टर्ब करती है उसको। ऐसे कस्टमर को आप अपने लेवल पर कॉन्फिडेंस से जीतें, अच्छी विजिट कराएं और सेल
करने के दौरान उसका लोन, उसका क्लोजर, उसकी पोजीशन तक की उसको विश्वास दिलाएं और अपनी कंपनी का, अपना खुद का विश्वास दिलाएं कि मैं आपको अच्छी सर्विस दूंगा, अच्छी तरह से आपको बिजनेस में या जो आपका मेरी डील होगी ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगी। मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैं इसमें मेरी कंपनी का जो प्रोसीजर है, मेरे सीनियर जिस तरह से आपके साथ डील करेंगे वो बहुत अच्छी है, क्योंकि हम लोग एक बड़ी कंपनी है, हम लोग एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हम एक लोग बहुत बड़ा एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन। पे योर कॉन्फिडेंस, पे योर कम्युनिकेशन, गिव द लॉजिकल एंड एग्जैक्ट डाटा टू योर क्लाइंट। मेरी गारंटी है आपका सेल्स का रेशो बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में एक चीज रह गई, बताते बताते आप हाँ बिल्कुल। इसमें आपने बताया था कि डिसाइडेड भी चीज है, हाँ। अनडिसाइडेड जिसमें कस्टमर डायरेक्ट पहुंच जाता है, कोशिश करता है अपने तो पहली तो प्रक्रिया है कि फॉरगेट इट, ये तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर क्लाइंट आपका वहां पहुंच गया तो आपका प्रोजेक्ट हेड नामक एक व्यवस्था है, उसको मैं मजबूत करूंगा। मेरे पास काफी 2-4 बातें हो रही हैं जो मैं आपको नोट कराऊंगा। मैंने आपको सेल्स की फिलॉसफी नहीं पढ़ाई है, आप कहोगे तो मैं पढ़ा दूंगा 2-4 मिनट में। कस्टमर आपका उस लोकेशन पे पहुंच गया, या तो कंपनी की तरफ से, आपकी तरफ से गलती से पहुंच गया, आपके पास अननोटिस्ड क्लाइंट है, वो पहुंच गया, तो मेरा एक मानना है कि उसको भूल जाओ, मैं उस पर ज्यादा चिंता नहीं करता। गलती है सामने वाले की जिसने बिना कहे समझे भेज दिया। लोकेशन हमको भेजनी नहीं है, कभी भी लोकेशन भेजनी है जो कस्टमर कहीं चौराहे पे, तरैये पे खड़ा रहे। अभी मैं वापस सब चीजें सेट करके दूंगा 4-5 दिन में। मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और लोकेशन मैनेजमेंट ये दोनों काम मेरे हैं, पर्सनली कंपनी के हैं। अब लीड आप सब सेल्स के लोग हैं, आप अपना काम बेटर करिए, कंपनी के काम में बेटर करके आपको दूंगा। वो क्लाइंट वहां पहुंच गया तो उस दौरान या तो आपका प्रोजेक्ट हेड वहां होना चाहिए या आपको उस क्लाइंट को भूल जाना चाहिए। बस इसके अलावा मेरे पास कोई उपचार नहीं। मैं तो मैं जब अकेला सेल्स में था, मैं बाबा प्रॉपर्टी अपना काम करता था, तो अगर कोई व्यक्ति कार में बैठा है और नीचे से ऊपर मेरे ऑफिस नहीं आया तो मैंने उसको विजिट नहीं कराई। सर मैं कल दिनेश जी और महेश जी को एक बात समझा रहा था कि अगर आपके अंदर एटीट्यूड नहीं है ना तो आपका माल नहीं बिकेगा। आप सहमत हो या नहीं हो बताओ? Yes. आप बहुत विनम्र हो ना, जी सर जी सर जी सर जी सर, मेरे को लगता नहीं कि इससे माल बिकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने कल इनको तो दे रहा था। मैं जब सेल्स में आया तो मैंने एक किसी बैंकर को प्रॉपर्टी बेची। मेरा एक प्लॉट था, मैंने एक स्कीम काटी थी अजमेर प्लेस पे, कालवाड़ रोड। उस क्लाइंट ने मेरे से 50 डिमांड करी और मैं 50 में ही बोलता नहीं ऐसे होगा, नहीं ऐसे होगा, नहीं ऐसे होगा, नहीं ऐसे होगा। जब उसको लॉजिक और कॉन्फिडेंस आपने दे दिया, अगर वो कस्टमर आपके साथ गड़बड़ कर रहा है तो मेरा यकीन मानिए कि वो कस्टमर नहीं है, बिना बताए पहुंच रहा है, तो आपकी कहीं ना कहीं प्रोफाइलिंग और उसमें मिस्टेक है। और मिस्टेक करने वाले व्यक्ति को दोबारा समझाइए कि ऐसी मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए। उसको मुद्दा बनाओ अपनी टीम में, उसको सब्जेक्ट बनाओ अपनी टीम में कि ये घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी का बिना बताए क्लाइंट पहुंच रहा है तो उस एसोसिएट को समझाओ कि भाई तू ये गलती कर रहा है, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और बातचीत करने के दौरान आपकी कम्युनिकेशन पिच में भी ये सब्जेक्ट होना चाहिए कि बिना बताए कस्टमर नहीं आना चाहिए। अगर आपका कस्टमर पे कंट्रोल नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर विजिट मैनेजमेंट और क्लोजिंग मैनेजमेंट पर ट्रेनिंग देते हैं, मैं उस पर बाद में कभी जब समय मिलेगा बताऊंगा। आज मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ। सर एक नए सब्जेक्ट को अंजाम देते हैं। ये सेल जो है, ये जो एंथुसिज्म है, इसके भी मैं आज बड़े शोरूम से आपको मिलाता हूं। जो एटीट्यूड, विनिंग एटीट्यूड सेल में होता है, जो एंथुसिज्म आपके अंदर होना चाहिए, जो प्रोस्पेक्टिंग, प्रोफाइलिंग, जो सब आर्ट वगैरह मैंने आज आपको पढ़ाई, उसका 3 शब्दों में, 3 लाइन में मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूं। आप उस ग्राहक को जिसे आप विजिट कराने वाले हैं क्या बेच रहे हैं, थोड़ा बताइए। क्या बेच रहे हैं? है जी?
अरे सर सैंडविच बेच रहे हैं, अरे सर सैंडविच बेच रहे हैं आप। फिर मैंने क्या पढ़ाया, उसमें नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, लॉजिक है, आपका कॉन्फिडेंस है, आप सब बेच रहे हैं। ये साइकोलॉजी क्या है? अगर किसी क्लाइंट की साइकोलॉजी आप समझ गए, ये क्लाइंट कैसा है, ये क्लाइंट क्या चाहता है, ये क्लाइंट क्या बजट है, ये क्लाइंट बहुत सिंपल वे में साइकोलॉजी से ये सेल्स किसको करनी है? कस्टमर। बहुत सिंपल है सेल। सेल अब आपका एटीट्यूड ये वो सब काम आएंगे। आप उस कस्टमर को साइकोलॉजिकल भी बेच सकते हैं, जैसे साइंटिफिकली और कलाकारी से बेचा। साइकोलॉजी भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। इस पर हमारी एक प्रोफेसर है, वो एक बुक लिख रही है अपने सिग्मा के हिसाब से। हमारी सिग्मा में सेल्स का जो रेशो 100 विजिट पर 1 है। तो मुझे फील हुआ कि इसके ऊपर भी अपनी टीम को पढ़ाना चाहिए। विजिट के दौरान या इस सिग्मा में आने के दौरान अगर आपका बिहेवियर, नेचर, हैबिट्स, थॉट प्रोसेस लिख लीजिए, आपका व्यवहार, संस्कार, आदतें, प्रकृति, आपका व्यवहार, संस्कार, आदतें, प्रकृति, गुणावगुण, जितने भी गुण होते हैं, ये अगर आपने आत्मसात किए तो आप साइकोलॉजिकली एक अच्छे सेल्समैन हैं। ये सेल्स कहती है। विचार, आपका सब कुछ अच्छा है, लेकिन विचार, जिसे माइंड सेट कहते हैं शायद, ये आपकी साइकोलॉजी के लिए जरूरी है। अब यही बात ग्राहक के लिए क्या जरूरी है? नो योर कस्टमर। बाकी चीजें आप साइकोलॉजिकली उस क्लाइंट को, आप जब उसके मेंटर नहीं बनोगे, आपने उसको प्रॉपर्टी दिखाई, विजिट कराई, या उस क्लाइंट को आपने साइकोलॉजिकल प्रभावित नहीं किया। आर्ट साइंस तो अलग चीज है, लेकिन एक साइकोलॉजी होती है। ग्राहक को पसंद आप आ गए अच्छे। अभी मैंने शुरुआत की थी, जब बात शुरू हुई थी तो मैंने कहा था कि दुनिया में बड़े से बड़ा सेल्समैन भी 100% अगर साइकोलॉजी से खेलता है तो 90% परिणाम दे सकता है। और एकदम मूर्ख आदमी होता है कि वो साइड पे बैठा है, शराब पी रहा है, तो भी क्लाइंट प्रॉपर्टी ले लेते हैं, राइट। अब कुछ साइकोलॉजिकल थॉट हैं जिनसे आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, एक अच्छा सेल्समैन बना सकते हैं। और एक सेल्समैन जो मेरे को 3 साइकोलॉजिकल चीजें आज मैंने पढ़ी थी। डेवलप राइट क्वेश्चन, आस्क राइट क्वेश्चन। कस्टमर से सदैव सही सवाल करना सीखें, ठीक है। और सही सवाल क्या है? प्रॉपर्टी कैसे लगी, ये पूछना चाहिए क्या? नहीं। कभी भी 90% ग्राहक ये जानते हुए कि प्रॉपर्टी अच्छी है, वो ये नहीं कहते कि अच्छी लगी, नहीं कहते ना। मैं तो ये पूछता हूँ क्या कमी लगी? यस सर, आप हमारी प्रॉपर्टी में या तो 3 कमी बताइए और इसको भी सुधार लीजिए। ये भी थोड़ा नेगेटिव क्वेश्चन। मैंने साइकोलॉजी की अच्छी पुस्तक पढ़ी है, अपनी किताब भी लिख रहे हैं कंपनी। आप उसको पूछिए, सर हमारी प्रॉपर्टी में 1, 2 या 3 कुछ अच्छा ही लगी तो बताइए। नेगेटिव मार्केटिंग, नेगेटिव सेल्स मत करो। कमी लगी है मत पूछो, आज से चेंज करना, आपकी सेल बढ़ेगी। हमारी प्रॉपर्टी में कोई 1, 2, 3 अच्छा ही बताओ। सबसे पहले वो ये कहना चाहिए कि आप मुझे बहुत अच्छे व्यक्ति लगे, लेकिन आप कड़क हो। लिख लो ये 2 अगर जवाब उसके आगे तो आपकी सेल होगी। क्या लगे? सर आप अक्खड़ बहुत हो, टर्ड हो, सेम टू। सर आप सुनते कम हो सर, वेरी गुड। सर आप रेट की बातें तो बिल्कुल ही नहीं करने देते सर, वेरी गुड।
सर आपकी प्रॉपर्टी लोकेशन बहुत अच्छी है, आपकी प्रॉपर्टी में अच्छी। तीन अच्छी चीजें, प्रॉपर्टी कैसी लगी कभी नहीं पूछना है। 90% आपके पास ना आएगा और आपकी सेल खत्म। ध्यान रखने का सवाल है, याद रखना। क्वेश्चन करें, पेमेंट कैसे करोगे अचानक। एक सवाल है साइकोलॉजिकल कि पेमेंट आप कैसे करोगे सर, लोन कितना लोगे, प्रॉपर्टी फाइनल करने कड़ी बिगाड़ जो ज्ञानचंद है वो कौन आएगा, ये पूछ लेना है, उसकी तैयारी करने का अवसर मिल जाएगा। एडवांस कितना दे रहे हो, ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। और एक सवाल और जरूर करो, एक फॉर्म बना लो, विजिट चेकलिस्ट। मेरी विजिट को कितने नंबर दोगे, क्या सर मेरी विजिट को कितने नंबर दोगे सर। और आपकी टेलीकॉलर को भी ये कहो, यही क्वेश्चन विजिटेड क्लाइंट से जरूर करे, फार्म बना लो आज से विजिटिंग, और वही फार्म आपके पास आना चाहिए। ये जो विजिट डाल रहे हैं ना, ये नहीं, फॉर्म छपवाओ आज, आप भी छपवाओ, ये इतना छपवा लो, आपस में बांट लेना। विजिट के फॉर्म के चेकलिस्ट बना लो, जब फॉलो अप करो ना तब भर लो। या तो विजिट वाला भर दे, विजिट और फॉलो फॉर्म लिख लो, इसका नाम है विजिट और फॉलो अप फॉर्म। ये जरूर बना लो, आपका रेशो 10 से 20% बढ़ जाएगा। ठीक है जी। साइकोलॉजिकल में मैं आपको ज्यादा भी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर 21 डेज का कोर्स है। अपन 21 दिन तक सुबह 8 बजे से 9 बजे तक रेडी हो आप? Yes, sir. 8 बजे सुबह 8 से 9 पढ़ाऊंगा। Yes. मैं डेली यहीं रहूंगा। 8 से 9 आपको 1 घंटे साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग जो मेरे पास एक पूरा कोर्स है वो पढ़ाऊंगा। डेली मैं पढ़ के आऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा।